हेलो गाइस, तो ये है सीटेट पेपर 2 के लिए सीरीज एनसीईआरटी सीरीज है, जिसमें क्या है कि आपको पूरा लेसन बहुत ही समझाते हुए कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हो, पर आपको ये पता नहीं चलता है कि हम क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, जिस वजह से आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बोरिंग लगता है। बट अगर आप ये क्लास देखते हो और पूरा लेसन समझते हो, देन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी इंटरेस्टिंग लगेगी। और मैं आपको इस सीरीज में आपको ये भी बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से स्टेटमेंट आ सकता है, कहाँ से फैक्ट पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर भी मैं चर्चा करती हुई चल रही हूँ। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज का हिस्ट्री की क्लासेस मैंने दे दी है, हमारा 1 चैप्टर हो गया है। ज्योग्राफी में 1 चैप्टर हमारा एक पार्ट हुआ है, एक पार्ट आज करेंगे हम। ऐसे ही मैं पॉलिटी की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग हमारी एनसीईआरटी सीरीज से जुड़े रहिएगा। तो कल हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं। मैंने कल पढ़ा था खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। किसके बारे में? खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड सूर्य, तारा और रात में चमकने वाली सारी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती है। अब कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी क्या होती है, अपनी हीट और अपनी लाइट दोनों होती है, हीट लाइट दोनों होती है। उन्हें हम कहते हैं तारा। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। बट जिनके पास हीट और लाइट नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको हमने बताया था, उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो हमने ये चीज़ें अपनी कल की क्लास में क्लियर की थी। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। मैंने ग्रह के लिए ग्राफ भी बनाकर समझाया था, जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ फिर से, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर रहे, आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना प्यारा सा सन। और सन में क्या करेंगे, बढ़िया सा ऑरेंज कलर कर देंगे, जिससे कि पूरा अच्छा सा मेरा सन दिखाई दे। ये देखो, ये बन गया हमारा सन। अब क्वेश्चन बनता है कि सन की दूरी के हिसाब से सन की दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम बताइए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कैसे बनेंगे? तो सन की दूरी के हिसाब से पहले हमारा आता है क्या, मरकरी। मरकरी क्या होता है हमारा, बुध। फिर आएगा वीनस, ठीक है, वीनस मतलब शुक्र। फिर हमारी अर्थ आती है, फिर हमारा मार्स आता है। क्या आता है? मार्स। इसके बाद हमारी एक होती है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में हम बताएंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहले आप इन्हें देखिए। तो ये है हमारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। तो यहाँ होता है हमारा जुपिटर, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। फिर होता है हमारा ईस्टर्न, ईस्टर्न यानी कि शनि। फिर होता है यूरेनस, और फिर होता है हमारा नेपच्यून। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों को क्रम से लगाइए, तो आप बताओगे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। अगर क्वेश्चन बनता है कि सन की दूरी के हिसाब से सबसे करीबी ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा सबसे पास का ग्रह क्या हो जाएगा, हमारा मरकरी हो जाएगा। और सबसे दूर का पूछता है तो नेपच्यून हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ये किन दो ग्रहों के बीच में है, तो आप बता दोगे मार्स और जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति दो ग्रह हैं, इनके बीच में हमारी ये क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है इससे, तो वो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सन से और क्षुद्र ग्रह से, किससे, शन से और क्षुद्र ग्रह से के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको हम गाइस आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो सन के बाद, एक मिनट मैं इसे इरेज कर दूं, और ये वाले ग्रह, ये यहाँ ये वाले हमारे बाह्य ग्रह होते हैं। क्या होते हैं गाइस? बाह्य ग्रह
होते हैं। तो इन चीज़ों को आप क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में। तो क्या 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 लर्न करना है आपको, सन की दूरी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ग्रह को याद रखना है। तो क्या होगा सन की दूरी के हिसाब से, मरकरी, वीनस और क्या है हमारा मार्स, मरकरी, वीनस और मार्स, ठीक है, याद रखेंगे ये वाले। और ये जुपिटर, सन, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब वो पूछेगा क्षुद्र ग्रह की पट्टी किनके इनके बीच में होती है, तो आप बता दोगे मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और वो ये भी पूछ सकता है कि अर्थ किन किन के बीच में है, तो वीनस और मार्स, यानी कि अर्थ और शुक्र और मंगल के बीच में। तो आपको ट्रिक कैसे याद रखनी, एम वी ई एम और ये जॉनसन, जॉनसन में ओ हटा देना, JSUN करके याद रखना। जब जॉनसन याद रखोगे तो ये भी MVEM से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो आगे बढ़ेंगे हम अपना। तो आगे क्या है, अगर आपको इन क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जो भी क्लासेस लेती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके मैं आपको टेलीग्राम पे NCERT की PDF शेयर कर दूंगी। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो यकीन मानिए इस क्लास के बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलना और मल्टीपल टाइम आप NCERT रिवीजन करना। मैं क्या करूँगी, अभी आपको NCERT कवर करा रही हूँ, देन आपको 10 मिनट्स की रिवीजन सीरीज दूंगी, जिसमें 10 मिनट्स में एक लेसन कवर करवा दूंगी आपका रिवीजन के तौर पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करूंगी। हर चीज़ जो मैंने अप्लाई की है अपने रीडिंग में, अपने CTET को क्लियर करने में, वो सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से आपके सामने लाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने कहा था कि हम इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, अपना सौर मंडल के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रह के बारे में। तो इन सब चीज़ों को अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना बॉक्स क्या कह रहा है, पौराणिक रोमन कहानियों, कहाँ, पौराणिक रोमन कहानियों में, जो पौराणिक रोमन कहानियाँ थीं उनमें सोल किसको कहते थे, सोल हम सूर्य देवता को कहते थे। किसको कहते थे, सूर्य देवता को हम सोल कहते थे, ठीक है। और सौर शब्द का अर्थ, सूर्य, जो सौर शब्द है ये वाला, ये सौर शब्द का अर्थ था सूर्य से संबंधित। किससे संबंधित, सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सोलर, इंग्लिश में सोलर सिस्टम, और वैसे सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग, सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उन पर ध्यान दें, पर वो हमें नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, जो पौराणिक रोमन कहानियाँ थी उसमें सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, उसमें सूर्य देवता को सोल कहा जाता था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। जैसे गांव में होता है, घर एक परिवार होता है, परिवार में एक बड़ा सदस्य होता है जिसे हम उसे उसी के नाम से उस फैमिली को पहचानते हैं। जैसे रामलाल का परिवार, यानी कि ये रामलाल की फैमिली है। रामलाल क्या होंगे, दादाजी होंगे, तो वो दादाजी के नाम से पूरी फैमिली का नाम चलता है। इसी तरह हमारे सूर्य भगवान या सूर्य देवता भी एक दादाजी के टाइप हैं, दादाजी की तरह हैं। इसलिए वहाँ जो भी सूर्य के परिवार में चीज़ें रहती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, सूर्य से संबंधित होती हैं। उनके परिवार में रहने वाले लोगों को सौर मंडल, यानी कि जो परिवार में रहते हैं लोग, उनसे जो चीज़ें बनती हैं उसे हम सौर मंडल कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो आप याद रखना कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, सौल। और सौर शब्द का अर्थ क्या होता था, सूर्य से संबंधित। और सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं हम, सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड, जैसे अब वो बता रहा है कि सौर मंडल यानी कि सूर्य के परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो देखो सूर्य रहता है हमारा, सूर्य
8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? हमारा सूर्य होता है। कौन होता है जिसका मुखिया? जिसका मुखिया हमारा सूर्य होता है। तो आपको सौरमंडल क्लियर हो गया होगा। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल कहते हैं जिसमें सूर्य का परिवार रहता है, यानी कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? हमारा सूर्य होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने सूर्य के बारे में कि आखिर सूर्य क्या है, क्या उसके बारे में हम जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये है हमारा सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गैसों का बना है, मतलब ये बहुत ही बड़ा अत्यधिक गैसों का बना है। तो आप ध्यान रखेंगे, सूर्य किसका बना होता है? हमारे गैसों का बना है और बहुत ही बड़ा है। ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसके अंदर खिंचाव बल है वो उसे किससे बांधे रखता है? हमारे सौरमंडल से बांधे रखता है। कौन बांधे रखता है? अगर क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल से सूर्य कैसे अटैच रहता है या कैसे बंधा रहता है, तो वो बता दोगे आप, खिंचाव बल के कारण। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का जो प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है, कहाँ से सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा आती है, तो वो हमारे किससे आती है? सूर्य देवता से आती है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए एकमात्र ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे नज़दीक का तारा कौन सा होता है, तो सबसे नज़दीकी तारा हमारा सूर्य है। ये देखो, ये वाली लाइन आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। तो सबसे नज़दीक का तारा अगर पूछता है तो वो हमारा सन है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ग्रहों के बारे में, जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं। तो ये है हमारे प्यारे से ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार, जो कि मैंने अभी एक पूरा ग्राफ बना के आपको समझाया है, सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह होते हैं हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, और इसमें एक ट्रिक भी दी गई है याद करने की। अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो ट्रिक क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये ट्रिक है। अगर आपको इस ट्रिक से लर्न करना है तो ये इससे लर्न कर लीजिए। बाकी जो मैंने ट्रिक बताई है अगर वो सरल लगती है तो उससे लर्न कर लीजिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी ट्रिक है जिससे आपके माइंड में वो चीज़ें रहें तो आप उस ट्रिक से लर्न कर लीजिए। डजंट मैटर, बस आपको क्या होना चाहिए? वो चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने सूर्य ग्रह के बारे में पढ़ा दिया है पहले भी, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक निश्चित पथ होता है जिस पर वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो क्या कह रहा है? ये रास्ते कैसे होते हैं? दीर्घवृत्ताकार होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल कितना लेता है? वो 88 दिन लेता है। कहाँ? सूर्य के चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन माना जाता है। जो शुक्र है हमारा
उसे पृथ्वी की क्या कहते हैं, जुड़वां बहन कहते हैं। इसका आकार और आकृति क्या है, हमारी पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, अभी तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता है। एक प्लूटो ग्रह था जिसे मैंने अभी नहीं बताया है, क्योंकि अब वो ग्रह नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, इस बारे में भी बात करेंगे। तो प्लूटो अभी तक एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, किसने, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक कब, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, कौन कौन से खोजे गए थे, 2003 UB 313 और सिरस, तथा प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाने लगा। तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाने लगा, ये तो ठीक है, पर इसको ग्रह क्यों नहीं माना जाता है, ग्रह इसलिए नहीं माना जाता। ग्रह की क्या है, एक खास बात ये होती है, अगर ग्रह किसी की कक्षा को काटता है तो वो ग्रह नहीं कहलाता है। तो प्लूटो हमारा ग्रह की कक्षा को काटता था, जिस वजह से उसे क्या किया, ग्रह की पदवी से हटा दिया गया। अब वो ग्रह नहीं है। ठीक है, अब हमारी ये क्या है, बॉक्स रह गए हैं, इन बॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको बताया था मैंने, बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शब्द की उत्पत्ति, किस शब्द की उत्पत्ति जानेंगे। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हो सकते हैं। मतलब एक कोई शब्द है तो उनका प्रयोग हम कई चीज़ों में करते हैं, अक्सर वो क्या होता है कि दूसरी भाषा से लिए गए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया, जो जियोग्राफी शब्द है इंग्लिश का शब्द है, बट लिया किससे गया है, हमारे ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। तो जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, हमारा पृथ्वी का विवरण। ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जियोग्राफी शब्द एक अंग्रेजी शब्द है और ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो ज्योग्राफी है वो दो ग्रीक शब्दों से बनकर बना है। एक है हमारा जी जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, जी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या पढ़ाया, ध्यान से सुनना। ज्योग्राफी हमारा एक इंग्लिश का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण होता है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा जी है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। दूसरा हमारा ग्राफिया है और जिसका अर्थ होता है लिखना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे देखेंगे, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, देखो ये लिखा है हमारा जियो, और फिर ये अगर जियो प्लस लॉजी करते हैं तो क्या होता है, हमारा जियोलॉजी का मतलब हो जाता है हमारा पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। और अगर जियो प्लस क्या करते हैं, मेट्रो करते हैं, तो जियोमेट्री क्या हुआ, बना शब्द हमारा जियोमेट्री, जिसका अर्थ होता है हमारा पृथ्वी का मापन। और अगर जियो प्लस ओएड, ठीक है, क्या करते हैं, जियो प्लस ओएड करते हैं, तो क्या हो जाता है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा जियो शब्द, जियो को अगर लॉजी यानी कि जियोलॉजी कहते हैं तो क्या होता है, हमारा पृथ्वी का अध्ययन। किसका अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। और अगर हम जियो के साथ मेट्रो ऐड करते हैं यानी कि जियोमेट्री, तो उसका मतलब हो जाता है क्या, उसका मतलब हो जाता है हमारा पृथ्वी के समान, पृथ्वी के मापन, ठीक है। क्या हो जाता है, पृथ्वी के मापन के समान, ठीक है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आई होप। मैं एक बार आपको साफ से बता देती हूँ। देखो ये है जियोलॉजी। अगर जियो को लॉजी के साथ ऐड करोगे तो वो क्या हो जाती है, जियोलॉजी, और जिसे क्या कहते हैं हम, ये देखो जियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का मापन। और अगर हम जियो को मेट्रो के साथ ऐड करते हैं तो जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री को अगर जोड़ते हैं तो उसका मतलब हो जाता है हमारा क्या, पृथ्वी का मापन। तो आप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर हम अगर जियोऑइड, ठीक है, जियोऑइड को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा पृथ्वी के आकार के
अनुरूप। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक बॉक्स और दिया है, हम उस बारे में भी पढ़ेंगे। तो रात के समय आसमान में सॉरी गाइस, रात के समय आसमान में क्या होता है बताइए। कल मैं पढ़ाई थी ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखा करो, ऐसे स्किप मत किया करो। तो क्या कह रहा है, रात के समय आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा क्या होता है, मोहित हुआ है। मोहित मतलब खुश हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, खगोल शास्त्री उसे कहते हैं जो खगोलीय पिंड और उनका अध्ययन करते हैं, उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। प्राचीन समय में एक खगोल शास्त्री थे अपने, कौन से, आर्यभट्ट जी, जिन्हें जो क्या थे, भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे हमारे, आर्यभट्ट जी। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, उनकी लाइन क्या थी, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये किसने कहा था, तो आपको याद रखना होगा, ये आर्यभट्ट जी ने कहा था। तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आज विश्व के सभी खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य खोजने में लगे हैं। विश्व के बहुत सारे खगोलविद हैं जो ब्रह्मांड के रहस्य खोजने में लगे हुए हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ेंगे आगे। अब हमें पढ़ना है अपनी पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी में क्या दिया गया है ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आपको मैंने पहले भी बताया है, ये सन है, फिर यहाँ एम वी ऐसे करके सारे हमारे ग्रह हैं, एम वी ई एम से याद रखोगे। ठीक है, तो सूर्य की दूरी से हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है हमारा, तीसरा ग्रह है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। और आकार में कैसा है, आकार में पांचवा ग्रह है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। क्या है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि आकार को भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूआब कहा जाता है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं ग्राफ बना के आपको इसे क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ध्रुवों पर चपटी है, इसके आकार को क्या कहते हैं, भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जो हमारे रहने की सुविधाएं हैं वो संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। ध्यान रखेंगे, जो हमारी अर्थ है वो ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। तो हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे क्या होती हैं, ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा होगा, तो नो डाउट आपको वहाँ अर्थ ही टिक करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है भैया नीले रंग की, ये तो सबको पता होगा। क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 सतह किससे ढकी हुई है, हमारे पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के बताती हूँ अर्थ का। तो सबसे पहले हम अर्थ बनाएंगे। ये रही हमारी प्यारी सी अर्थ। ठीक है, ये देखो, वो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। कैसी है, ध्रुवों पर चपटी है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ध्रुव हैं। क्या है, एक मिनट, ये हमारे ध्रुव हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, तो ये ऐसी यहाँ ये हैं ध्रुव। तो ध्रुवों पर क्या है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। तो ध्रुवों पर क्या है, ये चपटी है। कैसी है, चपटी है। ठीक है,
और यहाँ मध्य भाग में उभरी हुई है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। तो अर्थ के बारे में और भी चीज़ें हमें जाननी हैं अभी आगे। जब मैं पूरी चीज़ें पढ़ लूँगी तो एक ग्राफ बना के आपको सारी चीज़ें उसी में कलेक्ट करके लिखवा दूँगी, जिससे कि आपको बार बार कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ध्रुव पता चल गए होंगे। ध्रुव क्या है, तो ये हमारे ध्रुव हैं। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें। तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी, शायद हाइलाइटर हट गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से हाईलाइट कर दूंगी आपकी चीज़ें, उसकी आप टेंशन ना लें। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते चलें और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और इस बार आप अपना सीटेट क्वालिफाई कीजिए और आप आने वाले एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाइए। ठीक है, तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है आकार सूर्य की दूरी के हिसाब से, और आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे भूभाग कहते हैं क्योंकि यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, और भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के अर्थ के समान। ठीक है, पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यह नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर हमारे कितना 2/3 पानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने प्यारे मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम चंद्रमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। जो हमारी अर्थ है उसके पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है, हमारा चंद्रमा। तो उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह ही चंद्रमा को कहते हैं। उपग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह मतलब चंद्रमा। तो किसके पास कितने चंद्रमा है या किसके पास कितने उपग्रह, अगर वो पूछता है पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो वो तुम्हारा चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो जो चंद्रमा का व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आपको चीज़ें साफ दिख रही होंगी आई होप। ठीक है, आगे कह रहा है कि इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो हमारा मून है ये बड़ा क्यों प्रतीत होता है, सबको पता है, अगर नज़दीक होगा तो बड़ा दिखेगा और दूर होगा तो छोटा दिखेगा। तो जो अन्य हमारे खगोलीय पिंड हैं उनसे ये नज़दीक है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखता है। यह हमसे लगभग कितना, देखो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना करो। तो मैंने आपको सूर्य की दूरी अभी पता चल जाएगी, तो उसकी आपको तुलना करनी है, तो पता चल जाएगा कि कौन कितने दूर है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम बॉक्स पढ़ेंगे, अपने बॉक्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, सूर्य की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की जो तेज गति है, प्रकाश की गति है, वो कितनी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट लग जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन से, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कौन गया था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कब गए थे, तो आप बता दोगे 20 जुलाई 1969 को गए थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना है कि कोई भारतीय है जो चंद्रमा पर गया है सबसे पहले, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये देखिए। अब हम यहाँ उपग्रह, मैंने बताया ना उपग्रह, चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे,
जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। मानव निर्मित ग्रह, मानव निर्मित क्या होते हैं, मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं। अभी आपने देखा हो चंद्रमा पे जैसे रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, वहाँ ये लोग क्या करते हैं, ग्रह लॉन्च कर देते हैं। तो मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं। जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक कृत्रिम पिंड कहा जाता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। आपको तो पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो मानव निर्मित उपग्रह उन्हें क्या कहते हैं, हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी की संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो जो ये कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है, और पृथ्वी की संचार माध्यम के लिए बनाए जाते हैं। ये रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जो अंतरिक्ष में उपस्थित हैं कुछ भारतीय ग्रह, एक तो हमारा इनसैट है, IRS है और एजुसेट है। तो एजुसेट किससे संबंधित है, एजुकेशन से। आपको समझ में आ गया होगा। तो इनसैट, IRS और एजुसेट बहुत टाइम बार पूछा जा चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे ये कृत्रिम उपग्रह, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा, आगे क्या कह रहे हैं, तो अभी हम चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहा है आगे, वो हम पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है चक्कर, एक 27 दिन में। किसका, पृथ्वी का। कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी पूरा चक्कर करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब मान लो जैसे ये चंद्रमा है तुम्हारा, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ का ये परिक्रमा लगाता है तुम्हारा, ये परिक्रमा लगा रहा है चंद्रमा, ठीक है। तो ये परिक्रमा लगाता है कितने दिन में, 27 दिन में। और ये मून है ना यहाँ, अरे रुक जाए, ये मून है, ये परिक्रमा लगा रहा है इस लाइन पे 27 दिन में। बट जब ये 27 दिन में तो अपने परिक्रमा लगाता है पृथ्वी के, और जब ये ऐसे ऐसे रोटेट होता है तो लगभग 27 दिन ही इसे रोटेट होने में ही लगते हैं। तो क्या है, घूर्णन और परिक्रमण दोनों में समय समान लगता है। इस वजह से क्या होता है इस वजह से हमें चंद्रमा का एक साइड ही दिखाई देता है। तो मैंने घूर्णन और परिक्रमण दोनों आपको एक दिन समझा दिए थे कि अगर आप मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं तो वो परिक्रमण होती है, और जब आप आरती करके अपने ही स्थान पर घूमते हैं वो हमारा घूर्णन होता है। तो अगर वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा की एक साइड हमें क्यों दिखाई देती है, तो उसका रीज़न यही है कि जितने दिन वो पृथ्वी के चक्कर लगाने में लेता है उतने ही दिन वह अपनी अक्ष पर भी घूमने में लेता है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा की उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं। क्या क्या हैं, पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो वो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो कहते हैं ना चांद पर दाग है, तो भाई चांद पर दाग नहीं है, चांद पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो कि पूर्णिमा के दिन दिखाई देते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है, उसमें लाइट ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ये पर्वत, मैदान, गड्ढे लाइट ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, जिसे लोग कहते हैं चांद पर तो दाग है। ये बिल्कुल ही गलत है। आगे बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अपने क्षुद्र ग्रह के बारे में। जो मैंने आपको एक प्लेट बताई थी कि ये क्षुद्र ग्रह की प्लेट है, तो क्षुद्र ग्रह क्या है इस बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त, क्या, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कौन, बहुत छोटे छोटे असंख्य पिंड
जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं हम? इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में है। ये आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं वो क्या है? हमारे ग्रह के ही भाग हैं। किसने कहा है? वैज्ञानिकों के अनुसार, जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो कैसे अलग हो गए थे? एक विस्फोट हुआ था जिससे वो ग्रह से अलग हो गए थे। तो आई होप आपको क्षुद्र ग्रह क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में कि भाई ये उल्का पिंड क्या है। देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किसके टुकड़ों को? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या हो जाता है? जल जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं। पृथ्वी की नज़दीक जैसे ही आते हैं, क्या होता है? उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आए तो पृथ्वी क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन्हें खींच लेती है। जब इन्हें खींचती है तो उल्कापिंड वायु के साथ इनका क्या होता है? वायु के साथ घर्षण होता है, जिसके कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकाश ये प्रकाश कौन है? तो आप जानते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, टूटता हुआ तारा, इससे विष मांग लो। तो भाई वो टूटता हुआ तारा नहीं है, ये उल्का पिंड है, जो कि पृथ्वी के भाग में आने पर ये जलने लगते हैं। किस कारण से? वायु के घर्षण के कारण से। ठीक है। तो कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढा हो जाता है और ये झील का निर्माण कर देते हैं। ये चीज़ें आप आगे की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो उल्का पिंड कहाँ जलते हैं, कौन सी कक्षा में जलते हैं, इन सबको आप 7th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छे से। 7th क्लास की एनसीईआरटी और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या आपने तारे वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरे ओर एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता देखा है? जब आसमान साफ होता है तो हमें एक जैसे रॉकेट जाता है ना, रॉकेट के पीछे वो धुआं सा निकलता है, वाइट वाइट पट्टी बन जाती है। ऐसे ही हमारे आसमान में भी वाइट वाइट पट्टी बनती है, जिसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो सौर मंडल है वो किसका भाग है? वो हमारे आकाश गंगा का भाग है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई है। जो आकाश गंगा की ये वाइट पट्टी है, तो इसकी तुलना एक बहती नदी से की गई है। इसी प्रकार इसका नाम क्या रख दिया गया? आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। आकाश गंगा किसकी प्रणाली है? तो करोड़ों क्या होते हैं? तारे होते हैं, बादल होते हैं तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगी, आप टेंशन मत लेना। ठीक है। वैसे भी चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आकाश गंगा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और इसकी विशालता की वो करना बहुत ही कठिन है। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। किसका हिस्सा है? हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब आएगा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को। क्या आएगा? तो ये देखो, सबसे छोटा क्या होगा? हमारा अर्थ होगी, फिर सौरमंडल होगा, फिर आकाश गंगा होगा, फिर ब्रह्मांड होगा। तो ये है हमारा घटते क्रम में, और इधर जाओगे तो ये है हमारा बढ़ते
क्रम में। तो ब्रह्मांड किसका हिस्सा है, नहीं, पृथ्वी किसका हिस्सा है, सौरमंडल का, सौरमंडल किसका हिस्सा है, आकाशगंगा का, और आकाशगंगा किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बात और कहना चाहूँगी गाइस, क्योंकि अगर आप लोग ये क्लास रेगुलर देखते हो तो आपको इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। और लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे, समझदार हो। बाय बाय।